शाम के 5 बजते ही मोबाइल पर जुबिन का कॉल आया। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, डार्लिंग क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर हॉस्टल जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। जुबिन बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। जुबिन भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इस बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, घूमने का प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही नोएडा में जॉब करते थे, अलग अलग हॉस्टल में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर जुबिन का घर जाना ज़रूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। मामा ने ही बचपन से पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अनचाही सदस्य हो गई, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। इसलिए पिछले 2 साल से नोएडा में रहने आ गई थी। यहीं मेरी जुबिन से मुलाकात हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत पार कर चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन और अल्लड़ता नहीं थी, एक गंभीरता थी, ठहराव था। पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उस दिन जब जुबिन का कॉल आया तो उस दिन जैसे मेरे सपनों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। जुबिन के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैंने जल्दी से सब जरूरी चीज़ें पैक की और रेडी हो गई। तभी जुबिन ने हॉर्न दिया और मैं जल्दी से नीचे गई, गाड़ी में सारा ज़रूरी सामान रखा और निकल पड़े सफ़र पर। जुबिन भी बहुत खुश था। उसने कहा, अब तो खुश होना रूह, हम खूब एंजॉय करेंगे। पूरी रात ड्राइव करते हुए हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। सूर्य देव अभी उदित ही हो रहे थे। वहां हमने थोड़ा घूमकर देखा तो हमें नदी किनारे एक शांत छोटा सा कॉटेज मिल गया, जहां हमने रूम बुक किया। कॉटेज बहुत ही शानदार था, बड़ी बड़ी खिड़कियां, सामने खूबसूरत सी नदी। रूम में पहुंचकर सामान रखते ही पहले हमने अपनी नींद पूरी की। 3 बजे करीब मेरी आंख खुल गई। जुबिन अभी सो रहा था। मुझे थोड़ी भूख लगी थी, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए हुए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मज़ा आएगा। तभी जुबिन ने मुझे आवाज़ दी, रूही कहाँ हो? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4:30 बजे करीब कस्बे की ओर निकल पड़े। मैं और जुबिन दोनों भूख से परेशान थे और कॉटेज में कुछ खाने के लिए नहीं था। कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा, वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो वहाँ बैठे कुछ लोग उस बूढ़े के साथ कुछ कानाफूसी करने लगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमते हुए हम निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवाकर हम कोई 7 बजे करीब लगभग कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर जग्गू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया पीछे की तरफ किचन है, जहां आप खुद खाना बना सकते हैं। जुबिन उससे आसपास घूमने की जगह के बारे में पूछने लगा और मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैंने दरवाजे में अभी चाबी लगाई ही थी कि मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदास। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे जुबिन था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो,
ठंड बढ़ रही है। हम एक दूसरे की आंखों में खो गए। मैं जुबिन से बहुत प्यार करती थी। मेरे लिए बस वही तो था मेरी पूरी दुनिया। उस रात खाना खाकर हम सुकून से सो गए। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने जुबिन को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। मैंने घबराकर खिड़की बंद करनी चाहिए तो खिड़की की आवाज़ से जुबिन भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, रूही तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने उसे दिन में मिलने वाली उस लड़की के बारे में बताया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। जुबिन बोला, उन्हें छोड़ो, सो जाओ थोड़ी देर। कल सुबह तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। सुबह फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते जग्गू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइए। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। वहां काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे, क्योंकि संडे जो था वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फ़ोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटी सी दुकान में लड़का मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। एक जला सा पतीला था उसके पास। हमने उससे 2 चाय और मैगी बनवाई। जुबिन उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा लेकर थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा थोड़ा ऊपर जाकर नीचे बैठे जुबिन की फ़ोटो लूँगी तो अच्छी फ़ोटो आएंगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी तो मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप अकेली हो यहाँ? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल, बहुत गोरा रंग था, पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने फिर पूछा, कहाँ से हो आप? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ जुबिन भी वहाँ आ गया। मैंने परिचय करवाते हुए झूठ बोल दिया, मैं रूही और ये मेरे हस्बैंड जुबिन। उसने अपना नाम सारा बताया। जुबिन ने उससे चाय पीने के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ती चली गई। जाते जाते हमने उसे कहा, ध्यान से जाइएगा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बाय बोल दिया। हम कई घंटों वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घुमाते हैं, पर जुबिन का मूड वापस जाने का था, इसलिए हम कॉटेज के लिए चल दिए। बहुत सुकून भरा था ये ट्रिप। मुझे लग रहा था काश यह वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएं। घर आकर हमने खाना खाया और सो गए। जब मेरी नींद खुली, जुबिन बिस्तर पर नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर झांका और उसे आवाज़ दी। जुबिन कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो जुबिन बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सर टिकाए बाहर देखते हुए। जुबिन कहाँ खो गए? वो पलटा और बोला। मुझे कोई उदास सी ध्वनि सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाला दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई या नहीं। मैंने देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने तय किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। जुबिन ने जग्गू से खाना बनाने के लिए ज़रूरी सामान मंगवाया।
हमने कॉटेज के पीछे वाले आंगन में आग जलाई। मैं खाना बनाने लगी। जग्गू भी वहीं हमारे साथ बैठ गया। बातें करते करते जग्गू बोला, साहब जी हमें भी अपने साथ ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। जुबिन उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम ही अकेले गेस्ट हैं। जग्गू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों से आप दोनों ही हैं। मैं और जुबिन एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी तो था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो मैंने देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? जग्गू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। जुबिन ने कहा, क्या हुआ? जग्गू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? जग्गू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत सी कहानियाँ फैली हुई हैं। यहाँ बहुत पहले किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोगों को यहाँ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया था, पर जग्गू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक कुछ ऐसा देखा न सुना, मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ। कसम से कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम अपने रूम में आ गए। जुबिन मुझे ढाढ़स बंधाते हुए बोला, चरसी है जग्गू, कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं और जुबिन इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 11 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई, उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी, मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती लग रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जुबिन बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक रोबीला सा आदमी बैठा हुआ था। वायलिन बजा रहा था उदास धुन। उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगी, प्लीज़ जॉन, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में न जाने कहाँ से एक बंदूक आ गई। वह फिर बोली, जॉन स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक धमाका और ढेर सा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। जुबिन और जग्गू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जड़ खड़ी थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। जुबिन मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझे पूछ रहा था, क्या हुआ, बोलो रूही क्या हुआ, पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं लगा। जब मेरी आंखें खुली सवेरा हो गया था। जुबिन परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में जग्गू दीवार से सिर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो जुबिन ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। जग्गू को जुबिन ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ रूही, तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। जुबिन सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े कॉटेज से। जैसे जैसे हम कॉटेज से दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। जुबिन ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बूढ़ा चाय वाला चाय बना लाया। जुबिन और मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे,
पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं, इसलिए चुप रह गए। फिर जो कहानी उसने सुनाई, ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। जॉन नाम का एक अफसर इस इलाके में आया था। वह लगभग 35 साल का हट्टा-कट्टा नौजवान था। उसका परिवार फ्रांस में रहता था। वह यहाँ काफ़ी साल तक रहा, इसलिए उसने यह कॉटेज खरीद लिया था। एक बार वह विजिट के लिए बंगाल गया और वहाँ से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया। वो बेचारी उसे बहुत प्यार करती थी। कई साल जॉन सारा के साथ इस कॉटेज में रहा, लेकिन जब भारत छोड़कर जाने लगा तो सारा को साथ नहीं ले जाना चाहता था। फ्रांस में उसका भरा पूरा परिवार था। 3 बच्चे थे, पत्नी थी। उसे वो साथ ले भी कैसे जाता और क्यों? सारा पूरी जिंदगी जिसे प्यार समझती रही, वो तो बस मन बहलाव था जॉन का। सारा ने बहुत कोशिश की जॉन को मनाने की कि वो ना जाए या फिर उसे भी साथ ले चले, लेकिन जॉन नहीं माना। फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं रास्ते में यही सोचती हुई आई कि क्यों सारा ने मुझे चुना। क्या कुछ बताना चाहती थी मुझे? क्या इशारा करना चाहती थी? जब नोएडा करीब आने लगा तो मैंने जुबिन को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं है। जुबिन मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो रूह, डार्लिंग रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं तुमसे मिलने। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।